देखिए, शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करते हैं और आयुषी सवाल बड़ा हो रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 ही हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान हम देख ही रहे हैं लगातार, और अब खबर यह है कि इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला कर दिया है। लेबनान में यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है और लेबनान पर ड्रोन से अटैक हुए हैं। दक्षिणी लेबनान के कुछ गांवों को इजरायली सेना ने यहाँ पर निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया गया है। इन हमले में आपको बता दें, अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इजराइल ने कहा है कि उसने चेतावनी पहले ही दे दी थी कि इस इलाके से आम लोग हट जाएं, और इस चेतावनी के बाद इजराइल ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल कई बार टारगेट कर चुका है और इसमें उसका दावा यह है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के आतंकी टिके हुए हैं जो कि इजराइल को निशाना बनाते हैं, और इसको लेकर चेतावनी वो देते हैं कि हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको हम टारगेट करेंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही कहा गया इजराइल की तरफ से कि हमने पहले बताया था कि हम इन जगहों पर अटैक करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ से दूर हट जाएं। लेकिन लेबनान के क्षेत्र में इस तरह के हमले करना क्या इस एरिया में तनाव को और बढ़ा देगा, ये बड़ा सवाल है। और विशाल विवेक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब एक्शन में इजराइल नजर आ रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा वो कर रहा है। कितना नुकसान हुआ है इस हमले में, क्या जानकारी? देखिए, जानकारी ये जो बता रही है कि 4-5 जगहों पे अलग अलग ये हमला हुआ है, और जो एक सीरिया लेबनान बॉर्डर के रीजन पे 4 गांव है जहां पे हमला हुआ है, और एक और बॉर्डर रीजन है जहां पे ये हमला हुआ है। और इसमें जैसा आपने सही बताया, 2 लोगों के मरने की खबर है। और ये जो इसमें जो पिछले कई महीनों में, पिछले 1 साल में एक्चुअली हमने देखा है कि कई बार इजराइल ने इन लेबनान पे हमला किया और बताया है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला है ये। इसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं पिछले 1 साल में, जबकि दोनों इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर भी 1 साल से ज्यादा हो गया डिक्लेयर हुए। तो ये बताता है कि जो एक तनाव का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह हम सभी जानते हैं कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ उसके ठिकाने हैं जो अभी बरकरार है, कुछ फाइटर्स अभी भी हैं तैनात। तो इसीलिए इजराइल बार बार चाहता है कि जो हिजबुल्लाह जो अगर फिर से पनपना चाहे तो वो वैसा नहीं होने देगा। तो ये एक मिशन है जो लगातार बना हुआ है। लेबनान का गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के अगेंस्ट है। वो बोलते हैं कि इजराइल सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहा है। तो ये गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, और ये देखना होगा कब तक चलेगा ये। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखना होगा कि कब तक ये मामला जो है शांत होता है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, या कब तक ये जो तनाव है बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस सब जानकारी के लिए, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और अपडेट देते हैं, और ये ट्रंप के बारे में, क्योंकि ट्रंप के बयानबाजी जो है वो रुक नहीं रही है आयुषी। एक करके अलग अलग मुद्दों को यहाँ पर उठा रहे हैं, एक बार फिर से उनकी बातें जो है वो चर्चा में है। बिल्कुल, पहले धमकी देते हुए नजर आए थे ताबिश, और अब अपने ही बयान से उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब कैसे यू टर्न लिया है वो भी आपको बता दें। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन पर टैरिफ लगाने का अपना ही फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया है। नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ एक सफल बैठक के बाद ये कदम उठाया है। तो लगातार टैरिफ लगाने की जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी, और अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मुलाकात हुई है नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद अब उन्होंने अपने ही फैसले को बदल दिया है। वैसे कुछ नया नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने बातों को लेकर, अपने दावों को लेकर पीछे हटते रहे हैं, और ये ताजा मामला इसको लेकर। उधर ग्रीनलैंड पर ट्रंप का रुख नरम होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड डील के लिए रूपरेखा तैयार है, ये वो यहाँ पर कह रहे हैं। नेटो प्रमुख के साथ मुलाकात को सफल उन्होंने बताया है, और ट्रंप ने ग्रीनलैंड वार्ता के लिए मार्को रूबियो और जेडी वेंस को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं इस पर। देखिए, जो मामला ग्रीनलैंड को लेकर अटका हुआ है, इसमें सीधे सीधे चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर नजर आए हैं कि डेनमार्क को समझना चाहिए, बातचीत से वो हल निकाले, हम बेहतर यहां पर रक्षा दे सकते हैं। नेटो को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं कि वो नेटो के अंदर जितना योगदान अमेरिका का है इतना बाकी देशों का नहीं है। और इससे नौबत ये आ गई है कि जो अब यूरोपीय देश हैं वो भी नाराजगी के रूप में नजर आ रहे हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, पहले इमैनुअल मैक्रोन, उसके बाद फिर हमने देखा जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने काफी तल्ख इस पर रिएक्शन दी है। तो क्या यह वजह है कि यूरोपीय देश अब नाराज हो रहे हैं, तो ट्रंप थोड़ा नर्म यहां पर होते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, और मेलोनी और मैक्रोन के अलावा जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफी स्ट्रांग ओपिनियन दिया था। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो सीधा यूएस पे बोला था कि उनके वजह से काफी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है।
तो ये जो एक काफी सरप्राइज था ट्रम्प के लिए कि एक के बाद एक जो उनके एलाइज हैं जिनके ऊपर वो तनाव बनाए हुए थे, वो अचानक से एकत्रित होकर के उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये भी हुआ कि जो मार्क रूटा हैं, जो कि नाटो के चीफ हैं, वो अपना जो है वो ट्रम्प को काफी जो एक ट्रम्प के रुझान वाले स्टेटमेंट दे रहे थे। तो वो स्टार्टिंग से ही ट्रम्प के खेमे में थे, ट्रम्प को चाहते थे कि वो प्लेकेट करें। तो इस वजह से क्या हुआ, जो अंग्रेजी में कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप रूटीन, इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है कि यूरोप में एक तरह से अटैक भी किया और एक तरह से ट्रम्प के साथ भी रहा। तो ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ रहें। मीटिंग में रूटा ने उन्हें बोला, विशाल, जिस तरह की टिप्पणियां और रिएक्शन यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि डेनमार्क का नेटो का मेंबर है और जॉर्जिया मेलोनी नेटो को लेकर ही अब यहाँ पर सवाल उठा रही है, जैसी ट्रम्प की रिएक्शन थी। जरा नेटो के महत्व को भी आप संक्षिप्त में समझाइए कि अगर नेटो से अलग अमेरिका हो जाए तो कितना बड़ा ये फैसला हो जाएगा। देखिए, नेटो से अलग अगर अमेरिका हो जाए तो नेटो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेटो जो है वो पूरी तरह से यूएस के खेमे में ही चलता है। यूएस के जो अम्ब्रेला के अंदर ही नेटो आता है। नेटो का सबसे बड़ा लीडर यूएस है। तो अगर यूएस ही नेटो के एक कंट्री पे अटैक कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नेटो अलायंस खत्म हो जाएगा। और नेटो अलायंस जो है आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, और अगर वो खत्म हो गया तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने में बिल्कुल कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो इसी वजह से लीडर्स ने साथ में मुहिम चलाई और ट्रम्प को पीछे किया है, और ये काफी एक वेलकम चेंज है वर्ल्ड के लिए। अब ये नेटो को लेकर तो पीछे होते हुए थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पर विशाल, लेकिन क्या ये ग्रीनलैंड को लेकर भी पीछे होंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से लगातार जो है ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बाद अब उनका एक बयान जिससे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब जो धमकी लगातार ट्रंप दे रहे हैं उसने दुनिया में जंग का एक नया अलार्म बजा दिया है। ट्रंप ने ये सारी बातें स्विट्जरलैंड के दावोस में की, उसी दावोस में जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ। ट्रंप की धमकियों पर नेटो ने कैसे रिएक्ट किया है, फ्रांस क्या कह रहा है, रिपोर्ट इस पर देखिए। All the United States is asking for is a place called Greenland, but we saved Greenland. So we want a piece of ice for world protection. They have a choice. You can say yes or you can say no. ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। अमेरिका के अलावा कोई ग्रीनलैंड को सुरक्षा नहीं दे सकता, इसलिए हमने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अपनी सेना भेजने का फैसला किया है। ग्रीनलैंड के हस्तांतरण के लिए तुरंत बातचीत होनी चाहिए। हमने डेनमार्क को ग्रीनलैंड जीत कर दिया, लेकिन उसे वापस देना बड़ी भूल थी। मैं सिर्फ बर्फ के एक टुकड़े की मांग कर रहा हूँ। आपके पास विकल्प हो या ना हो, आप ना करेंगे तो हम याद रखेंगे। और अब जब पूछा गया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए तो किस हद तक जा सकते हैं, क्या नाटो टूट जाए तो भी कुछ नहीं करेंगे, इस पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way. Getting them to go up to 5% of GDP was something that nobody thought was possible, and pay. At 2% they weren't paying. At 5% they are paying. And they're buying a lot of things from us, and they're giving them, I guess, to Ukraine. That's up to them, but they're giving them to whoever they're giving them to, but they're buying a lot. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. इसका मतलब तो यह है कि ट्रंप और नाटो के बीच कोई ऐसी डील हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जिसका इल्म शायद यूरोप को भी नहीं है। अमेरिका तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि ग्रीनलैंड उसका ही होने वाला है, और इसी बात को दूसरे अंदाज में नाटो चीफ ने भी कहा, वो भी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैनर तले। Iceland, Canada and the US, and there's only one country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. And I would argue there is a ninth country, which is China, which is increasingly active in the Arctic region. So President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic. अब इस बयान की टाइमिंग पर गौर करेंगे तो यह भी पता चलेगा कि ग्रीनलैंड को लेकर शायद ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बदली है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले का ऑर्डर नहीं दिया है, उस पर कब्जे का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप को यह बता दिया गया है
कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया गया तो यह हमला सीधे तौर पर नाटो पर हमला माना जाएगा। हालांकि इस सबके बीच पेंटागन अलर्ट है, रेडी। ग्रीनलैंड अपनी सुरक्षा पर सिर्फ 1% खर्च करता है। अमेरिका ही इतनी बड़ी जमीन और इतने बर्फीले इलाके को बचा सकता है। ये यूरोप के लिए भी अच्छा है। हमारी बातचीत में हिस्सा बने। कई यूरोपीय देशों ने भी कब्जा किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। Hundreds of feet of ice. अब सवाल है तो फिर ट्रंप की जिद का क्या जिद के आगे कोई डील है? यूरोप को कुछ पता है या नहीं? मैक्रो क्या करने वाले हैं? क्यों ट्रंप से उलझ रहे हैं? But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. ट्रंप और ग्रीनलैंड के बीच यूरोप एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, इसीलिए अब भी ग्रीनलैंड की संप्रभुता की बातें हो रही हैं। फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन या फिर बेल्जियम से लेकर फिनलैंड तक, सब यही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप से सौदा नहीं किया जाएगा, ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। सोचिए, जो फिनलैंड अमेरिका के रहमो करम की बदौलत नाटो में शामिल हुआ, अब वही फिनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति को आंख दिखा रहा है। ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की तैयारी दुनिया के सामने है। मिलिट्री प्लेन को बेस पर डिप्लॉय करने का फैसला हो चुका है, या फिर जवानों की ट्रेनिंग की तैयारी भी सामने आ रही है। इतना जरूर है कि इस पूरे सिनेरियो में पुतिन और जिनपिंग सबसे ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि एक कमजोर पश्चिमी सैन्य अलायंस का सपना, एक कमजोर नाटो और बटे हुए यूरोप का सपना खुद ट्रंप के सौजन्य से पूरा हो रहा है। तो देखा आपने कैसे ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को धमकी देते देते अब मामला यहां पर अमेरिका बनाम यूरोप हो गया है। लेकिन ट्रंप के इस बयानों को लेकर इटली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहा है इटली, जरा ये भी आप देख लीजिए। इटली का बयान इस पर आया है। इटली की पीएम ने कड़ा एतराज जताया है कि ये रणनीति सही नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी यहां पर ये कह रही है। बिल्कुल, जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि जो अमेरिका कर रहा है, जो अमेरिका जिस तरीके की रणनीति अपना रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये किसी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। और कड़ी धमकी भी वो डोनाल्ड ट्रंप को देती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा जॉर्जिया मेलोनी ने, वो आपको सुनवाते हैं। ये रणनीति सही नहीं है। अगर ये काम नहीं करती तो फिर दूसरे तरीकों पर गौर करना चाहिए। फिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम नाटो से अलग हो जाएं? क्या हमें अमेरिका के सैन्य बेस बंद कर देने चाहिए? क्या हमें आपसे संबंध खराब कर लेने चाहिए? मैकडॉनल्ड्स पर धावा बोल देना चाहिए? मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। यही कड़वी सच्चाई है। अगर वॉशिंगटन ऐसे बात करना चाहता है जैसे सुरक्षा एक तरफा एहसान है, तो यूरोप एक ऐसे पार्टनर की तरह जवाब दे सकता है जिसके पास मोल भाव करने की ताकत हो, न कि एक ऐसे आश्रित की तरह जो इजाजत के लिए भीख मांग रहा हो। तो देखिए, कई देश ऐसे हैं अभी जो ट्रंप के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब दावोस ट्रंप गए थे, वहां पर लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके विरोध में प्रदर्शन किया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। दावोस और ज्यूरिख में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो ट्रंप का रुख यहां पर पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। हमने आपको प्रतिक्रिया दिखाई कैसे इसको लेकर जॉर्जिया मेलोनी रिएक्ट कर रही हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और ये तमाम जो मामला है ग्रीनलैंड को लेकर, जो ट्रंप का रुख है उसको लेकर बढ़ता हुआ दिख रहा है तनाव। ये क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों के बीच खटास यहां पर डाल लेंगे इस मामले को लेकर? ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि जिस तरह से चीजें अब नेटो तक आ चुकी हैं, यूरोपीय देशों तक आ चुकी हैं, जहां पर तलखी बढ़ती चली जा रही है, ये ग्रीनलैंड का मामला अब काफी आगे यहां पर जा रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के खिलाफ लोग प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच यहां पर झड़प तक हुई है। अर्जुन हमारे साथ है। अर्जुन, देखिए अब मामला ग्रीनलैंड से डोनाल्ड ट्रंप और डेनमार्क से आगे बढ़ता हुआ अमेरिका बनाम यूरोप यहां पर हो गया है। किस दिशा में मामला जा रहा है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, अब ग्रीनलैंड एक इस बड़ी पिक्चर का इस बड़ी पिक्चर का बस एक पार्ट रह गया है, जो अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉलर पजल, स्मॉलर पार्ट ऑफ द लार्जर पजल। खाली ग्रीनलैंड ही नहीं, ट्रंप ने जो कैपिटलिस्ट जो ट्रंप के बयान आए हैं
ट्रंप के बयान जो वेनेजुएला पे आए हैं, उसके अलावा ट्रंप ने जो अपने यूरोपीय एलाइज को स्लैम किया है सबके सामने, कल हमने देखा डावोस पे, इसी सब के अगेंस्ट प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में, जैसे आपने मेंशन किया, ना खाली डावोस बट ज्यूरिक में भी थे। डोनाल्ड ट्रंप का विमान जब कल ज्यूरिक में लैंड हुआ, वहां से उन्होंने चॉपर से वो डावोस गए। डावोस की बर्फीली चोटियों पे नो किंग्स का एक साइन प्रदर्शनकारियों ने कल लगाया था। तो ग्रीनलैंड एक पीस है इस बड़े पजल, प्रोटेस्ट पजल का, जहां खाली ग्रीनलैंड ही नहीं बट ट्रंप की कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, उसके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से नेटो और अमेरिका के बीच में तनाव पैदा हो गया है ग्रीनलैंड को लेके, और जो उसके बयान रशिया और चाइना के रिगार्डिंग भी आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इन्हीं सब बयानों के ऊपर प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में बोथ ज्यूरिक और डावोस पे पुलिस कर्मियों से भिड़े। बैक टू यू। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अर्जुन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ताबिश, कहीं ना कहीं पहले अपने ही देश में गिरते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आए थे, अब दुनिया भर में उनका प्रदर्शन, उनके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्रीनलैंड को रक्षा देने की बात वहां पर कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्रीनलैंड को उनकी सुरक्षा की, उनकी रक्षा की जरूरत भी है? देखिए वहां पर क्या हो रहा है। दावोस में ट्रंप के बयान के बाद ग्रीनलैंड के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों ने यहां पर राशन जमा करना शुरू कर दिया है और लोग शॉपिंग मॉल से बड़ी मात्रा में राशन घर ले जाने लगे हैं। बुधवार को ग्रीनलैंड के पीएम ने भी लोगों को निर्देश दिए थे कि 5 दिनों का राशन जमा करके रख ले। अब जो ग्रीनलैंड के लोग हैं उनके अंदर डर है कि कहीं वॉर न हो जाए, कहीं अमेरिका हमला न कर दे, और इसीलिए जो है पहले ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने ग्रीनलैंड के लोगों से कहा था कि वो अपने लिए राहत बचाव की जो सामग्री है वो जमा करना शुरू कर दे। और इसीलिए अब ग्रीनलैंड के शॉपिंग मॉल्स में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग अपने लिए राशन जमा करते हुए जो चीजें हैं, जरूरतमंद चीजें, उन्हें इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, और जब भी कुछ ऐसा होता है ऐसी तमाम देशों की कैसी प्रतिक्रिया होती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन का इस पर क्या रुख है ये भी आप यहां पर जानिएगा, आगे उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली से खबर आप देखिए, दिल्ली में फिर से एक वारदात हुई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की चाकू से हत्या कर दी गई है, चाकू मार मारकर उसकी जान ले ली गई है। युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 5 से 6 लोग इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं जो इस युवक पर अचानक से हमला करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही साथ जो आसपास के और भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ताबिश लगातार दिल्ली में एक के बाद ऐसे हमले हो रहे हैं जो अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अपराधियों के अंदर कानून को लेकर कोई डर नहीं रह गया है। बेखौफ बदमाश जो ऐसी वारदातों को आए दिन अंजाम दे रहे हैं, किसी की जान जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान अब तक चली गई है ऐसे हादसों में। बिल्कुल, और इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, सरेरा बेखौफ तरीके से ये लोग उस पर वार करते हुए नजर आते हैं, यानी किसी बात का डर इनके जहन में नजर यहां पर नहीं आ रहा है। सामान लेके जैसे ही आए, मैं आके पहले आ गया था, वो ले रहे थे सामान, मैं आया पार्क में खड़ा हो गया। उस लड़की की एक्टिविटी ये थी, उसने गमछा लगा रखा था ऐसे, वो 2 मिनट पहले हमारे साथ ही खड़ा था, प्रसाद वगैरह खा के गया था, उसने ऐसे करके गमछा पहन रखा था। मैंने उससे बोला क्या हो गया, जिसका नाम नोडी उर्फ मोहित है, जो मेरी गली में ही रहता है। उसने कुछ नहीं बात करी, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। जतिन और अक्कू भाई पे जैसे ही वो पार्क में एंट्री करी, उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे, इन सबने चाकू चलाने चालू कर दिए और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे। और मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आए दिन जिस तरीके से घटनाएं दिल्ली में हो रही है उन्हें देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं रह गया है। इस घटना के बारे में बताइए, युवक कौन था और क्या जो ये अपराधी थे इनके बारे में कुछ पता चल पाया है, क्यों उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, बिल्कुल बड़ी हैरान करने वाली घटना है। ये मंगोलपुरी के एन ब्लॉक में हुई है, जहां आकाश नाम का एक शख्स है जो कि अपने घर के पास में बैठा हुआ था। उसी वक्त 4 से 5 लड़के आते हैं और उनके हाथ में चाकू होते हैं। अचानक से आकाश पर हमला करते हैं। आकाश बचने की बहुत कोशिश करता है, घर के अंदर की तरफ भागता है, लेकिन लड़के उसको खींचकर बाहर निकालते हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर वहां से सभी आरोपी भाग जाते हैं। इसके बाद स्थानीय लोग पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायल आकाश को अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो अभी तक की जांच में ये साफ हुआ है कि ये जो लड़के हमलावर हैं ये भी आकाश के पड़ोस के ही रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं
और किसी बात को लेकर इनका झगड़ा था। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कारण था, लेकिन किसी बात को लेकर झगड़ा था जिसके चलते 5 से 6 लड़कों ने मिलकर आकाश की हत्या कर दी है। और जो आकाश है वो एक रेहड़ी वहां पर लगाता था, ये जानकारी मिली है। तो सीसीटीवी के बेसिस पर पुलिस ने सभी लड़कों की पहचान कर ली है। अब सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस का यह दावा है कि बहुत जल्दी ही इस पूरे हत्याकांड के मामले में जितने भी आरोपी शामिल हैं सभी को बहुत जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो पुलिस दावा कर रही है कि इनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि इस तरह की वारदातें भी रुकनी चाहिए जो यहां पर देखने को मिली हैं। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम बता रहे थे आयुषी के ट्रंप की जिस तरह के बयान हैं, जिस तरह के कदम है, उस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए, चीन टैरिफ को लेकर जो ट्रंप धमकियां देते हैं उसका तोड़ निकालता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चीन की नई रणनीति यह है कि चीन ने अर्जेंटीना में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन यहाँ पर भेजे हैं और करीब 5800 से ज्यादा गाड़ियां चीन ने यहाँ पर सप्लाई की हैं। बिल्कुल, और ताबिश कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त दुनिया में माहौल बना हुआ है, चीन काफी समय से जो है शांत नजर आ रहा था और अब खबर ये मिल रही है कि चीन ने टैरिफ फ्री नीति के जरिए व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अर्जेंटीना जैसे देशों को वो टारगेट कर रहा है। तो 5800 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो भी चीन ने सप्लाई की है और टैरिफ फ्री नीति के लिए जरिए जो है वो व्यापार बढ़ाना अब चीन ने। इसका मतलब ऐसे निकाला जाए क्योंकि बात बात पर जो टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप देते हैं, चीन का कहीं ना कहीं इशारा ऐसा लग रहा है कि आप हम पर टैरिफ लगाइए, हम उन देशों के साथ ट्रेड करेंगे जहां पर टैरिफ नहीं होगा, तो आप ही को नुकसान यहां पर होना है। अब वापस लौटते हैं देश की खबरों पर और आपको खबर दिखाते हैं यूपी के चंदौली से, जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बिल्कुल, जहां पुरानी रंजिश में दबंगों ने एक युवक को सरेआम घेरकर लाठी और डंडों से पीटा है। तो देखिए दबंगों की ये भीड़ किस तरह पीड़ित युवक पर टूट पड़ी है। एक के बाद एक उस पर लाठियों की बौछार हो रही है। बीच सड़क इस युवक पर दनादन लाठियां बरस रही हैं। हमला इतना भयानक है कि आसपास खड़े लोगों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस शख्स को बचा पाए। तस्वीरें देखिए, लाठियां बरसाने वाले पूरी ताकत के साथ पीड़ित पर वार किए जा रहे हैं। पीड़ित जब भागने की कोशिश करता है तो फिर उसे दौड़ाकर पीटा जाता है। युवक के साथ मारपीट की घटना पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी पत्नी की दवा लेकर चंदौली से लौट रहा था, लेकिन घात लगाए बैठे दबंगों उसे रास्ते में घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन फानन में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले में आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर भी यूपी से ही है। बेहद चौंकाने वाली खबर है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण के आरोपी रमीज के घर से यूपी एसटीएफ ने 2 लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। और इन लैपटॉप की जब तलाशी की गई, इनको जांचा गया तो उससे चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रमीज के लैपटॉप में कई अश्लील वीडियो मिले हैं और इस केस से जुड़े हुए और लोगों की तलाश अब तेजी से आगे बढ़ रही है। अब लैपटॉप से मिले हुए सबूतों से धर्मांतरण कनेक्शन की जांच भी पुलिस यहां पर करेगी। केजीएमयू में काम करने वाले डॉक्टर रमीज के बारे में जब पहली बार खबर आई तो लगा कि ये कोई एक मामला है जिसमें उसने अपने पद का फायदा उठाया और एक लड़की को बरगलाया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि रमीज बहुत पहले से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद की साजिशों का मुख्य चेहरा रहा। लखनऊ से बरेली और आगरा तक उसके कुकर्मों की कहानियां सामने आ रही हैं। फिलहाल रमीज पुलिस की गिरफ्त में है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रमीज के काले कारनामे, लैपटॉप मोबाइल में सबूत। रमीज के लखनऊ वाले फ्लैट से 2 लैपटॉप और 1 सेलफोन जब्त किए हैं। दोनों लैपटॉप को टेस्टिंग के लिए भेजा है। इन्वेस्टिगेशन टीम को इन दोनों लैपटॉप से काफी कुछ सुराग मिल सकते हैं। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर रमीज ने अपने मोबाइल और लैपटॉप से कई अहम चैट और कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिए थे। माना जा रहा है कि आरोपी के संपर्कों और संभावित नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ये मामला जब सामने आया था तो रमीज फरार हो गया था। वो समझ गया था कि मुश्किल बढ़ने वाली है। ये कहा जा रहा है कि उसने लैपटॉप और मोबाइल से डेटा डिलीट करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक लैपटॉप में महिलाओं के फोटो और वीडियोस हैं। लड़कियों के बारे में जानकारियां हैं। धर्मांतरण से जुड़े वीडियो भी हैं।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सभी डिवाइस को जब्त करके टेस्टिंग और डेटा रिकवरी के लिए लैब भेजा है। पुलिस के रडार पर रमीज के करीबी जिसने कराई शादी, कहाँ है वो काजी। पुलिस के रडार पर रमीज के करीबी और वो काजी भी हैं जिस पर आरोप है कि उसने आगरा की एक महिला का धर्मांतरण कराकर निकाह कराया था। सूत्रों के मुताबिक रमीज ने काजी जाहिद का नाम लिया। जाहिद ने ही आगरा की महिला डॉक्टर का पीलीभीत में धर्मांतरण कराकर निकाह कराया था। माना जा रहा है कि जाहिद के मिलने के बाद गिरोह के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। काजी जाहिद की तलाश में दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम यूपी में दबिश दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक फरारी के दौरान वो सबसे पहले उत्तराखंड में खटीमा वाले घर पर गया। रमीज नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था न होने पर मुरादाबाद आ गया। इसके बाद बिजनौर और देवबंद में भी रहा, फिर दिल्ली के एक होटल में ठहरा। आखिर में लखनऊ अपने वकील से मिलने आया और पकड़ा गया। अब रमीज से जुड़ी जानकारियाँ उसके लैपटॉप और मोबाइल से निकाली जा रही हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि पूछताछ के दौरान रमीज कई सवालों के जवाब देने से बच रहा है या फिर गोलमोल बातें कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि उसके माता पिता का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहा है। प्रतिबंधित संगठन PFI से भी संबंधों से इनकार कर रहा है। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो गवाह सामने आ रहे हैं, वो पूरी कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। लखनऊ में विवेक शाही और रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब लखनऊ से आपको ग्रेटर नोएडा लेकर आते हैं, जहां पर इंजीनियर की मौत के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामले को लेकर दूसरा मुकदमा यहां पर दर्ज हुआ है। नोएडा पुलिस ने यहां पर अब एक और केस दर्ज कर लिया है। जलभराव और खुले गड्ढे को मौत की वजह बताया गया है। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक सड़क के पास लंबा चौड़ा और गहरा जलमग्न गड्ढा था। पुलिस ने कहा कि खुले गड्ढे के पास चेतावनी के संकेत या सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल बोहरा और निर्मल कुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार इस पूरे मामले में एक्शन जारी है। जिस तरीके से युवराज की मौत हुई उस पर बड़े सवाल अब उठ रहे हैं और इस मामले में एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दूसरा मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज हो गया है। नोएडा पुलिस ने ये जो केस है वो दर्ज करवाया है और आपको बता दें कि जल भराव और खुले गड्ढे को मौत की वजह बताया है। लापरवाही बताई है कि जहां पर खुला गड्ढा था, जलमग्न था ये गड्ढा और वहां पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से युवराज को वो चेतावनी बोर्ड नहीं दिखा और उसकी गाड़ी इस गड्ढे में गिर गई और इससे उसकी मौत हो गई। और इस मौत के साथ ही कई जो सवाल है युवराज की मौत के बाद उठ रहे हैं। और युवराज की मौत से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। घटना के 5 दिन बाद फॉरेंसिक टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। शुक्रवार को युवराज मेहता की डूबने से मौत हुई थी और उसके बाद से ही जांच यहां पर की जा रही है। SIT टीम भी इस मामले में जांच कर रही है अपनी और फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में घटना हुई थी। वहीं पर कोर्ट ने बिल्डर को फिर से न्यायिक हिरासत में इस मामले में भेज दिया है। बिल्डर को यहां पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में बिल्डर यहां पर रहेगा। अनुष्का हमारे साथ है। अनुष्का, बताइए इस मामले को लेकर इस दूसरे मुकदमे के बारे में भी और SIT जांच में अब तक क्या बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के SIT जांच जो है वो की जा रही है। पूरी टीम का गठन किया गया है जिससे इस बात को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए कि आखिर किसकी चूक की वजह से इस तरीके से जो नाला था वो खुला रह गया और साथ ही साथ कई बार लेटर लिखने के बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमने देखा था इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 2023 में ही इस बात को लेकर के नोएडा अथॉरिटी को जो है लिखी थी। नोएडा अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर को लेटर लिखा था जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि किस तरीके से वहां पर खुला जो क्लॉग है वो बना हुआ है और उसको पूरा करने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत है, जिसको लेकर के जो लेटर है वो लिखा गया था। हालांकि इसका कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। वो लेटर भीड़ में ही कहीं खो गई। उसके साथ ही साथ में देखने एक नया FIR जो है वो दर्ज किया गया है। पहले हमने देखा था लोटस ग्रीन के ऊपर FIR किया गया था। लोटस ग्रीन जो है इस वक्त भी 30% का शेयर जो है उस जमीन पर रखता है, लेकिन बाद में जो ये लैंड है वो विस्टाउन को दे दिया गया था। विस्टाउन का भी इससे पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं
तय की गई है। 5 लोगों के खिलाफ इस वक्त FIR किया गया है, जिनका नाम अभय, संजय और अन्य लोग भी हैं जिनके ऊपर FIR किया गया है। धाराओं में पर्सनल न्यूसेंस और साथ ही साथ जो इंसान के जीवन को खतरे में डालने को लेकर के जो धाराएं हैं वो सभी धाराएं जो इसमें लगाई गई हैं। हमने पूरे विजुअल्स को देखा किस तरीके से ये पूरा खुला नाला था, कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई थी, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए थे, पूरी तरीके से इसी तरीके से खाली छोड़ दिया गया था। कोहरे की वजह से हम देखते हैं कि जो भी वाटर बॉडी होती है उसके आसपास काफी ज्यादा कोहरा और धुंध देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमने देखा किस तरीके से बिल्कुल जाहिर तौर पर अनुष्का, और कई सारी चीजें यहाँ पर मिसिंग थी। अगर एहतियाती कदम उठाए जाते तो निश्चित तौर पर यह हादसा शायद टाला जा सकता था। बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। लेकिन इस जगह पर ही कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी यहाँ पर हादसा हो चुका था। बिल्कुल, और देखिए मौके पर हमारे सहयोगी रवीश पहुंचे, जांच पड़ताल उन्होंने की, एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को युवराज मेहता की इसी जगह पर मौत हो गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो फोरेंसिक टीम है वो इस केस की जांच कर रही है। पूरे जो सड़क की चौड़ाई है उसको नाप रही है, जहां से सड़क ये ख़त्म हो रही है और जहां से वो पानी भरा हुआ है उसकी लंबाई अभी जांची गई है। तो निश्चित तौर पर जितने भी तकनीकी पहलू हैं इस पूरे मामले के, SIT क्राइम सीन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मंगलवार को SIT की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई थी और फिर से जो है वो SIT की टीम कभी भी घटना स्थल का दौरा कर सकती है। तो ये जो सारी कवायद है वो इसलिए हो रही है ताकि जो युवराज मेहता हैं उनको किसी भी तरीके से न्याय मिले। आप देखिए कि इमारतें फ्लैट होने के बावजूद, तमाम सारे सरकारी विभाग, बड़े अधिकारी होने के बावजूद एक नौजवान 90 मिनट तक इसी जगह पर पानी में उसकी गाड़ी फंसी हुई थी और वो मदद मांगता रहा, लेकिन उसको मौके पर मदद नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। नोएडा से नरेंद्र ठाकुर और विशेष के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। तो 26 जनवरी पास है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि 26 जनवरी पर आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट है। देश के बड़े मंदिर, बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर है और सबको देखते हुए एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। उसके मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ा खुलासा आतंकियों के कोड नेम से हुआ है। सूत्र बताते हैं कि साजिश के पीछे पाकिस्तानी आतंकी हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली कि आतंकी देश के कई हिस्सों में 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में, जिसे कोड नेम 2626 दिया गया है। और इस सीक्रेट कोड 2626 का मकसद 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना है। बिल्कुल, तो अलर्ट के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं। इन आतंकियों से बड़ा खतरा है, ये आतंकी दिल्ली में हमला भी कर सकते हैं, सतर्क रहने को कहा गया है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इन आतंकियों को लेकर अलर्ट है। इनके नाम है मोहम्मद उमर, अबू सुफियान, मोहम्मद शहीद फैजल, सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रियाद, मोहम्मद शर्जील अख्तर। तो किश्तवाड़ की एक तस्वीर अब इन दिनों जो है सामने आई है, जिसमें आतंकी सैफुल्ला देखा जा रहा है ताबिश। और 26 जनवरी से पहले इन आतंकियों के निशाने पर कई बड़े शहर और बड़े मंदिर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब से इस मामले को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी को सूचना मिली है तब से एहतियात बरते जा रहे हैं। कई जगहों पर जो संदिग्ध आतंकी हैं उनके पोस्टर बाकायदा चिपकाए गए हैं ताकि लोग इस बात को लेकर अलर्ट रहें कि अगर उनको कहीं पर इन लोगों की मूवमेंट नजर आए तो उसके बारे में वो जानकारी दे पाएं पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को। 26 जनवरी वो मौका होता है जब हिंदुस्तान कदम पूरी दुनिया देखती है और यही वो मौका होता है जब आतंक के सौदागरों की बौखलाहट सबसे ज्यादा होती है। खुफिया एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि जब भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारियों में जुटा है तो आतंक के आकाओं ने टेरर का प्लान 26 तैयार कर लिया है। ये वो प्लान है जिसका ब्लूप्रिंट बनाया है दुनिया की सबसे फालतू और नाकारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने। ISI की नापाक साजिशों को अंजाम देने का एक बार फिर बीड़ा उठाया है मसूद अजहर और उसके टेरर टट्टुओं ने। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। उधर जैश के आतंकियों को किश्तवाड़ के जंगलों में घेर रखा है और इधर दिल्ली से लेकर अयोध्या तक आतंकियों के पोस्टर चस्पा हैं।
तो 26-26 जो प्लान डिकोड किया है पुलिस ने, वो आपको बता देते हैं कि आखिरकार आतंकियों का ये प्लान क्या है 26 जनवरी से पहले और किस तरीके से अब पुलिस अलर्ट है, कैसे आतंकियों पर लादा जा रहा है, वो भी हम आपको बता दें। देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और देश के बड़े मंदिर, बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर है, ये जानकारी मिली है। एजेंसियों को यह भी शक है कि हमले को जैश के आतंकी अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये टेरर प्लानिंग आईएसआई ने की है। आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद और पंजाब के गैंगस्टर्स के साथ एक प्लानिंग की है। 26 जनवरी पर अयोध्या का राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर है, साथ ही जम्मू के रघुनाथ मंदिर भी आतंकियों की नजरें इन्होंने टिकाई हुई है। इस मंदिर पर भी ये खुलासा जो है पाकिस्तानी आतंकियों के कोड नेम से हुआ है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को 26-26 कोड नेम दिया गया है और इस सीक्रेट कोड का मतलब है कि 26 जनवरी पर बड़ी आतंकी साजिश। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर भी नजर बनाई हुई है। आतंकी संगठन KRF धमकी दे रहा है और मुस्लिम युवकों को लगातार भड़का रहा है। इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। तो ये पूरी जो प्लानिंग है किस तरीके से की जा रही है, ये हमने आपको बताई है और ताबिश अब इसी खबर से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल आयशी, आपने विस्तार से बताया कि क्या ये कोड नेम है इन आतंकियों का और कैसे इसके बारे में जब जानकारी मिली एजेंसियों को तो अब एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, हमारे सहयोगी मुकेश की एक रिपोर्ट आपको उस पर दिखाता है। 26 जनवरी और देश में बड़े आतंकी हमले का इनपुट, इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अलग अलग आतंकी संगठनों के आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं और इन्हीं में अल कायदा के वो 6 आतंकवादी हैं जो मोस्ट वांटेड हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे दिल्ली में तमाम जगहों पर इनके पोस्टर लगाए हैं और इनके बारे में जानकारी मांगी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के इलाके में इन 6 आतंकवादियों के पोस्टर लगे हैं। इनमें पहला नाम है मोहम्मद सरजिल अख्तर का। ये यूपी के संभल का रहने वाला है और 2016 में ये देश छोड़कर भाग गया था। तब से सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही हैं। ये देश में कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। दूसरा नाम है मोहम्मद रेहान का। ये दिल्ली के चौहान बांगर का रहने वाला है और ये भी भागा हुआ है और इसके बारे में जानकारी ये है कि ये भी कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तीसरा नाम है अबू सुफियान का। अबू सुफियान झारखंड का रहने वाला है। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने झारखंड में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर झारखंड से अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई आतंकवादी गिरफ्तार किए थे और ये आतंकवादी उसी मॉड्यूल का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल ये भागा हुआ है। चौथा आतंकी है सैयद मोहम्मद अर्शिया। ये झारखंड का रहने वाला है और ये भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा है और ये भी भागा हुआ है। पांचवा नाम है मोहम्मद शहीद फैजल का। ये कर्नाटका का रहने वाला है और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में इसका नाम सामने आया था। ये भी काफ़ी लंबे समय से एब्सकॉन्डिंग कर रहा है। छठवां नाम है मोहम्मद उमर का। ये तेलंगाना का रहने वाला है और ये भी देश में कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने इन 6 आतंकवादियों के पोस्टर दिल्ली में तमाम जगहों पर चस्पा किए हैं। अल कायदा के ये आतंकी हैं जिनकी तलाश है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनके बारे में जानकारी किसी को मिलती है तो फौरन पुलिस को इसके बारे में बताएं। तो तमाम जगहों पर अल कायदा के इन आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन आतंकवादियों से दिल्ली और देश को बड़ा खतरा है। ये आतंकी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कहीं भी बड़ा हमला कर सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो मुकेश की रिपोर्ट आपने देखी, कैसे एहतियात यहां पर बढ़ते जा रहे हैं इस जानकारी के सामने आने के बाद। उधर गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सुरक्षा में कई बदलाव यहां पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये पहला मौका है जब दिल्ली पुलिसकर्मी खास तरह के चश्मे पहने हुए आपको नजर आएंगे। 26 जनवरी के समारोह में ये पुलिसकर्मी एक विशेष तौर का चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मे फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे से लैस है और हर चश्मा एक मोबाइल से कनेक्ट होगा। इन मोबाइलों में करीब 65,000 अपराधियों और आतंकियों का डेटा फीड है। जैसे ही कोई संदिग्ध इस चश्मे के सामने से गुजरेगा, तुरंत मोबाइल में एक लाल रंग का फ्रेम दिखाई देगा और मोबाइल पर अलर्ट आएगा।
इसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत उस संदिग्ध को वहां दबोच लेंगे। अत्याधुनिक तकनीक यानी आयुषी, अगर कोई भी संदिग्ध वहां पर सामने से गुजरेगा तो ये जो चश्मा यहां पर पहने हुए सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे, उनको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि इस व्यक्ति को चेक करना चाहिए। तो देखिए, गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है। हर इलाके में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। इस काम में दिल्ली पुलिस के काम आ रहा है खास चश्मा, जिसके बारे में हमने अब आपको बताया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस चश्मे की खासियतें क्या हैं और क्या खूबियां हैं। जनवरी के समारोह में इस बार दिल्ली पुलिसकर्मी एक खास तरह का चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। इस चश्मे के जरिए जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, जिनका डेटाबेस दिल्ली पुलिस के पास में फीड है, उनकी तुरंत पहचान हो जाएगी और ये चश्मा तुरंत इनको अलर्ट करेगा और उसके बाद जो अपराधी हैं वो वहीं पर पकड़े जाएंगे। हम बात करते हैं इन पुलिसकर्मियों से कि आखिर ये चश्मा कैसे काम करता है और क्या इसकी खासियत है। ये बताइए कि ये जो चश्मा है, क्या इसकी खासियत है और कैसे काम करता है। इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक ग्रीन बॉक्स आ रहे हैं। अगर हम किसी भी पर्सन की फेस की तरफ देखेंगे तो उसके ऊपर ग्रीन बॉक्स आएगा। अगर वो सस्पेक्ट होगा तो उसके ऊपर रेड बॉक्स आएगा। हमारे इसके अंदर फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल किया गया है। उस ऐप से ये हमारा जो ग्लास है ये कनेक्टेड है और इसके साथ कनेक्टेड होने के बाद इसके अंदर डेटाबेस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिससे हमारे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनका डेटाबेस है। अगर किसी भी सूरत में वो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे या उन्होंने दाढ़ी लगा रखी होगी या कुछ भी होगा तो ऑलरेडी वो इस चश्मे के थ्रू हमारे पास डिटेक्ट हो पाएंगे। ये बताइए कि अगर कोई क्रिमिनल जिसकी तस्वीर 20 साल पुरानी है या उससे पुरानी है, क्या उसको ये डिटेक्ट कर लेगा? यस सर, क्योंकि इसमें जो डाटाबेस फीड किया गया है तो कहीं ना कहीं पार्शियल अगर वो मिल भी जाता है तो सस्पेक्ट कैटेगरी में वो हमें दिखाएगा और उसको हम फिर ले जाके वेरीफाई करेंगे क्या उसके क्रेडेंशियल्स मैच करते हैं या नहीं, वो हम वेरीफाई कर सकेंगे। तो आगे देश की कुछ और खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से बात करेंगे ईरान की। ईरान के सरकारी टीवी ने बुधवार को हालिया प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की पहली आधिकारिक संख्या जारी की है। ईरान के मुताबिक अब तक 3117 लोग जो हैं प्रदर्शनों में मारे गए हैं। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, क्योंकि ईरान इस बात को झुठलाता रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर जान गई है। उसका कहना है कि विदेशी मीडिया इसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, लेकिन अब खुद ही इन्होंने कबूल लिया है। सरकारी टेलीविजन ने गृह मंत्रालय और शहीद फाउंडेशन के बयान प्रसारित किए हैं, जिसमें मृतकों की संख्या बताई गई है और कहा गया कि 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में मारे गए 2427 लोग नागरिक और सुरक्षा बल के जवान थे। बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये कबूलनामा ईरान का कि 3117 लोगों की जान अब तक जो हालात वहां पर बने हुए हैं उसकी वजह से जा चुकी है। उधर आप देखिए, ईरान की आर्मी की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कह दिया है कि अगर इस तरह की कोई हिमाकत की गई तो ईरान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इस तरह का ऑर्डर सेना को पहले ही दिया जा चुका है। पेंटागन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी बात अब हाथ काट देंगे से लेकर नक्शा मिटा देंगे पर पहुंच गई है। इस वक्त दुनिया में ये शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, आयतुल्ला खामेनेई, ईरान, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, मिसाइल सिटी, न्यूक्लियर बॉम्बर। ये वो नाम है जो ईरान और अमेरिका की जंग का पावर सेंटर रहने वाले हैं। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा, पोजीशन से खिलवाड़ हुआ तो दुनिया एक और जंग में घिर जाएगी। और अब तो बात मरने मारने तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, ईरान नक्शे से मिट जाएगा। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me. दरअसल पिछले कई दिनों से ट्रंप को ईरान से धमकियां दी जा रही हैं। धमकी नंबर 1, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने ईरानी हिंसा के लिए ट्रंप को अपराधी कहा। धमकी नंबर 2, खामेनेई ने कहा था कि ट्रंप का हाल दूसरे तानाशाहों जैसा होगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। धमकी नंबर 3, ईरान के कमांडर इन चीफ ने कहा था अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। धमकी नंबर 4, ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक पोस्टर चला जिसमें ट्रंप की फोटो लगाकर लिखा गया था,
इस बार गोली नहीं चुकेगी। धमकी नंबर 5। अब एक बार फिर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है और इस बार ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ने ट्रंप को खत्म करने की बात कही। هیاهوی ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. اون میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید، امان را از آنها خواهیم برید، هیچ منطقه امنی رو برای اونها. यही वो बयान था जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी तक ट्रंप कह रहे थे कि ईरान उनकी बात मान रहा है, लेकिन अब कहते हैं आगे क्या होगा, क्या करने वाले हैं, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो मुकाबला इजराइल से भी होगा, इसीलिए इजराइल के नाम पर अमेरिका तक को मैसेजिंग दी गई है और यही बात चंद रोज पहले ईरान के आर्मी कमांडर ने कही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की सत्ता, इसमें किसी को शक नहीं कि दोनों ईरान के बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने हमारे देश के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का कत्ल किया है। अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। अब ये बयान साफ इशारा करते हैं कि ईरान और अमेरिका जंग की दहलीज पर आ चुके हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर खामनेई को ईरान से हटाना चाहता है, तो वहां की लीडरशिप खामनेई के लिए ईरान सब कुछ कुर्बान करने पर आमादा है। इसीलिए मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई तो पूरा इलाका इसकी जद में आ जाएगा। एक बार फिर लाशें बिछ जाएंगी। अब देखिए, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है और पुतिन का दिलचस्प और तंज भरा बयान सामने आया है। ग्रीनलैंड की मौजूदा वक्त में $250 मिलियन से ज्यादा कीमत नहीं, पुतिन ने ऐतिहासिक आंकड़ों का हवाला दिया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप समझिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर हम ग्रीनलैंड पर कब्जा या काबू नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, क्योंकि वहां पर रेयर मिनरल्स है। इस पर ये बहुत महत्वपूर्ण है पुतिन का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहां पर कीमत $250 मिलियन से ज्यादा नहीं है ग्रीनलैंड की। अलास्का के सौदे के आधार पर यह बयान उन्होंने यहां पर दिया है। उधर देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। साइप्रस मॉडल पर अमेरिका बनाएगा सैन्य ठिकाना और अमेरिका, डेनमार्क और नेटो में महत्वपूर्ण समझौते पर नए ढांचे से अमेरिका को यहां पर नए अधिकार मिल सकते हैं। ये बात अब यहां पर निकलकर सामने आ रही है। ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों में भी संप्रभु अधिकार मिल सकता है, तो अमेरिका का यह बड़ा ऐलान ग्रीनलैंड को लेकर साइप्रस मॉडल पर यूएसए सैन्य ठिकाने बनाएगा और महत्वपूर्ण समझौते जो होंगे और नए ढांचे से अमेरिका को नए अधिकार भी मिल सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है, यह भी शामिल किया गया है कि ग्रीनलैंड के जिसे लेकर इतना सब कुछ बवाल मचा हुआ है, ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों में भी यूएस को संप्रभु अधिकार मिल सकता है। अब देखिए, इस पूरे विवाद पर इटली की पीएम मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया है। यूरोप और अमेरिका के बीच गलतफहमी हुई है। कुछ यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सेना भेजी, यूएस ने इसे एक हमले के रूप में देखा है, क्योंकि यूरोपीय देश नाराज हैं इस बात से, जो बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार कह रहे हैं कि उनको ग्रीनलैंड पर अधिकार चाहिए, लेकिन इस अधिकार का क्या तरीका होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड, आप इस बात को इस तरह समझिए कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है, और अगर आप नेटो देश पर हमला करते हैं तो फिर वो पूरा नेटो पर हमला माना जाता है। ये एक जो नेटो मुल्क हैं इसको मानकर चलते हैं, और ऐसे में आमने सामने यूरोपीय देश अब अमेरिका के नजर आ रहे हैं और तल्ख प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें से एक ये जॉर्जिया मेलोनी की बात भी है। तो देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार जारी हैं और काफी हलचल ग्रीनलैंड को लेकर चल रही है। इस पर तो अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश की एक खबर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, पाकबड़ा थाना इलाका है मुरादाबाद में, जहाँ पर प्रेमी युगल का शव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक अलग अलग समुदाय से हैं। गांव में पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में प्रेमी युगल का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
दरअसल पूरा मामला उमरी सब्जीपुर गांव का है, जहां 3 दिन से लापता दोनों प्रेमी युगल का शव गांव से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर के पास से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान काजल और मुस्ताक के रूप में हुई। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों 3 दिन पहले एक साथ घर से निकले थे और तभी से लापता थे। 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा मामला होने के कारण स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी है। घटनास्थल पर सीओ, थाना प्रभारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया। टीमों ने देर रात तक मौके का निरीक्षण कर एक साक्ष्य जुटाए। दोनों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। और अब खबर बिहार से आपको बता दें, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी पर हुई फायरिंग के मामले में झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ा खुलासा इसमें हुआ है। इस सनसनीखेज घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने यहां पर रची थी। बहुत हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई है, रिपोर्ट देखिए आप। झारखंड की पत्थरगामा पुलिस ने वंदना साह पर हुए जानलेवा हमले का सनसनीखेज खुलासा किया है। महिला की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही रची थी। पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 अपराधी श्याम कुमार, सुबोध कुमार और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोड्डा एसपी के निर्देश पर वंदना साह पर हुए जानलेवा हमले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने सबूतों के आधार पर भागलपुर से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अपराधियों ने कबूल किया कि वंदना का अपने पति संतोष कुमार साह के साथ गोड्डा फैमिली कोर्ट में विवाद चल रहा था। जज संतोष अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2 लाख की सुपारी दी थी। बताते चलें कि बीते 17 जनवरी की शाम वंदना जब बाइक से गोड्डा जा रही थी, तभी पत्थरगामा थाना इलाके के गांधीग्राम चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस हमले में वंदना गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब खबर संभल से दिखाते हैं आयशी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुलिस फालू पर एफआईआर का जो आदेश देने वाले जज थे संभल के सीजीएम, उनको ट्रांसफर को मामले को अब यहाँ पर तूल मिलता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफर को लेकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सीजीएम विवांशु सुधीर को वापस लाने की मांग यहाँ पर वकील अब कर रहे हैं। बिल्कुल, और वकीलों में नाराजगी देखी जा रही है। सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से एकदम से ये जो ट्रांसफर किया गया है ताबिश, उसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे कि ऐसा एकदम से क्या हुआ कि सीजीएम विवांशु का ट्रांसफर कर दिया गया और अब जो वकील है इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर बड़ी संख्या में मौजूद रहकर जो वकील है उन्होंने प्रदर्शन किया है। और अब खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां अपराध के ग्राफ पर लगाम नहीं लग रहा। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर पल्ला थाना इलाके में बदमाश हथियारों के साथ गलियों में घूमते हुए नजर आए, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया और इसी को लेकर अब सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। बदमाशों का आतंक से स्थानीय लोग खौफ में हैं। आए दिन हो रही आपराधिक घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र का है, जहां विनय नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम उत्पात मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने इलाके में जमकर हंगामा किया। बदमाशों के हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार थे, जिन्हें लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहे थे। इस दौरान बदमाश कुछ लोगों के पीछे मारपीट करने के इरादे से दौड़ते हुए भी दिखाई दिए। बदमाशों की करतूत नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश किस तरह उत्पात मचा रहे हैं। अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोग सहम गए और कई लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। वारदात के बाद से इलाके में डर का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है। अब आपको सूरत से एक ऐसा मामला यहाँ पर दिखाते हैं जिसपे भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। एक पानी की टंकी बनाई गई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि इससे पानी की सप्लाई आएगी, लेकिन जैसे टेस्टिंग की गई वो धराशायी हो गई और अब इस मामले में जांच यहाँ पर की जा रही है और 21 करोड़ का ये सिंखोल घोटाला, जिसकी अब तफ्तीश पुलिस कर रही है। बिल्कुल, और मामले में गिरफ्तारी भी हुई है ताबिश। मामले में इंजीनियर और ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। पहली टेस्टिंग में ही पानी की टंकी गिर गई। हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए थे और 9 लाख लीटर
पानी बह गया। आईजीपी एसपी के नेतृत्व में छापा मारा गया और कुल 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इस टंकी का निर्माण किया गया, बड़ा पैसा लगाकर, उसके बाद कैसे ही ये टंकी जो है गिर गई, जिसमें पानी की तो बर्बादी हुई लेकिन पैसों की भी बर्बादी हुई है। और अब खबर उन्नाव से आपको बता दें, जहां जिले में भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। यहां पर डीएम के निर्देश पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। उन्नाव में जिला प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर तहसील क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा इलाके में सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कटरी पीपरखेड़ा क्षेत्र में कुछ भूमाफियाओं ने लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। आरोप है कि इस जमीन पर न केवल अवैध निर्माण किए गए थे बल्कि उसकी अवैध खरीद फरोख्त भी की जा रही थी। ये भूमि 35 से 36 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। मामले की जांच कराई गई तो अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित कब्जा धारकों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद जब अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की गई। एआरओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तो देखा आपने किस तरह से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा और कहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस आप देखिए। स्विट्जरलैंड के दावोस में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के साथ की ट्रेड डील पीएम मोदी की फिर से की तारीफ, बताया बेहतरीन शख्स और अच्छा दोस्त। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बोले ट्रंप, ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं लेकिन नहीं करेंगे बल का प्रयोग। यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला पलटा। दावोस में ट्रंप के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। दक्षिणी लेबनान के कई गांवों पर इजरायली ड्रोन ने बरसाए बम, 2 लोगों की मौत, कई घायल। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का प्रदर्शन जारी, शंकराचार्य के विरोध में और प्रदर्शन में उतरे कई साधु संत। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है, धन विरोधी बीजेपी कर रही है धर्म का अपमान। महाराष्ट्र के नगर निगम में मेयर पद का आरक्षण तय करने के लिए लॉटरी आज ड्रॉ से तय होगा कौन सा मेयर पद सामान्य वर्ग, महिला, SC ST या OBC वर्ग के लिए आरक्षित होगा। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में एक और FIR दर्ज, पुलिस ने लगाया लापरवाही का आरोप। अदालत ने बिल्डर को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के मुरादाबाद में भाइयों ने अपनी ही बहन और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। फावड़े से दोनों की हत्या कर दी। इलाके में तनाव का माहौल, TAC तैनात। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े कुछ युवकों ने युवक पर किया हमला। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हो गई है, जल्द होगी गिरफ्तारी। आतंकियों के 26-26 वाले प्लान को खुफिया एजेंसियों ने डिकोड कर दिया है। निशाने पर देश के बड़े मंदिर और शहर, दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। नागपुर में खेले गए पहले T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से दी मात। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह की धमाकेदार पारी, चक्रवर्ती दुबे को 2-2 विकेट मिले। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे भारत। तो हेडलाइंस आपने देखी, इस पर विस्तार से आपको सारे अपडेट हम देंगे। फिलहाल एक और ऐसे मामले की बात करते हैं, इस पर सियासत भी हो रही है और इस पर धर्मगुरु काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर बड़ी खबर आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसमें अब सामने आ गया है और विवाद पर CM योगी के समर्थन में उतरा हुआ ये जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री को गाली देना कहां तक उचित है ये उन्होंने कहा है। CM को अकबर या हुमायूं का बेटा कहना बिल्कुल गलत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत स्वामी रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आपको अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। अगर सरकार आपकी नहीं सुनती तो आप कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बयानबाजी करना और ऐसे बयान देना वो बेहद गलत है। हमारा ये मानना है अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है हमें उसके लिए सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार हमारा नहीं मानती है, उसके लिए काफ़ी उपाय, हमें कोर्ट जा सकते हैं।
लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, अकबर का बेटा कहें, हुमायूं का बेटा कहें, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मैं तो समझता जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी है, ना भूतो ना भविष्यति, आगे चल के कभी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। तो शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ये कहते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए हैं कि गंगा स्नान से रोकने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। देखिए, संतों में भी दो राय इस मामले पर नजर आ रही है। दूसरी ओर तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने सवाल उठा दिया है कि रथ पर बैठकर स्नान के लिए आखिर क्यों जाना है। गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। अब कौन नहीं स्नान कर पाए? उनके रथ को गुरुजी रोक दिया गया था, वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे। रथ तो नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। क्या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। तो देखा आपने यहाँ पर जाहिर तौर पर दो राय इस मामले पर नजर आ रही है। जो धर्मगुरु हैं, संत लोग हैं, उनकी भी। हमारे साथ अजय हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अजय, देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया नोटिस का, लेकिन उसके जवाब में सवाल भी उन्होंने पूछा और 24 घंटे में उस पर जवाब देने की बात उन्होंने कही। ये मियाद भी अब पूरी होने को आ रही है। बताइए जरा क्या हो रहा है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए, कागजी कार्रवाई लगातार प्रशासन की तरफ से एक तरफ नोटिस दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से करारा जवाब, एक तरीके का नोटिस ना होकर एक करारा जवाब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकीलों की तरफ से दिया गया है। कल उन्होंने जानकारी दी। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो समय दिया गया था, पहले तो जो आयोग है, महिला प्राधिकरण है, वो समय पूरा हुआ। उसके बाद जवाब देने में जो समय 24 घंटे का दिया था, वो शंकराचार्य की तरफ से पूरा हुआ। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल तीसरा स्नान है, महत्वपूर्ण स्नान है, और कल के स्नान में क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्नान करने के लिए जाएंगे? क्या इस स्नान के साथ ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसका अंत होगा? ये भी एक उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि साधु संतों में भी दो फाड़ इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। दो पक्षों में साधु संत भी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत एक तरफ बड़े पैमाने पर अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा विरोध भी देखने को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का दिखाई दे रहा है। संतों का कहना है कि जो भारत का कानून है, जो सुरक्षा के अधिनियम है, उनके तहत आचरण शंकराचार्य को करना चाहिए, पर शंकराचार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिस बात का विरोध कुछ साधु संत लगा रहे हैं। कल एनडीटीवी ने तमाम साधु संतों से बात की, तो एक बड़ा जो है टकराव साधु संतों में भी शंकराचार्य के संग जो गतिविधियां हुई, जो घटनाक्रम घटा। अजय, कहीं ना कहीं अब देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि दो पक्षों में पूरा मामला बटा हुआ नजर आ रहा है, राजनीति भी इस पूरे मामले पर हो रही है, साधु संतों की प्रक्रिया भी इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है, जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि आगे अब इस पूरे मामले में क्या होगा। क्या यह थमेगा या फिर ऐसी जो विवाद है वो बढ़ता चला जाएगा? अब बिल्कुल दोनों ही पक्ष इस पूरे मामले में पीछे हटते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुद जिस तरीके से पत्र लिखा गया था शंकराचार्य के नाम का इस्तेमाल लेने के लिए प्राधिकरण की तरफ से, जवाब में जो पत्र शंकराचार्य की तरफ से लिखा गया है वो और ज्यादा आक्रामक है। अब देखना होगा आगे की क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से इसमें रहती है।
क्योंकि जो जगह है उसे भी ना देने की बात, और कई हिस्से में तो जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर भी और एक्शन देखेगा, ये भी अधिकारियों के बीच सुगबुगाहट है। पर महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे मामले में जो साधु संत है, जो सपोर्ट शंकराचार्य उम्मीद कर रहे थे कि उनको साधु संतों से मिलेगा, वो मिलता नहीं दिख रहा है। साधु संत भी दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं, उनके भी मत इस विषय को लेकर अलग अलग है। तमाम साधु संतों का कहना है कि एक तो परंपरा नहीं है माघ मेले में, दूसरे में अगर मौनी अमावस्या पे पिछले साल जो दुर्घटना घटी थी कुछ वैसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में दरवाजे एक तरफ तो देखिए साधु संतों की दो राय यहां पर है, और दूसरा जो दो पक्षों की बात आपने कही उसमें तीसरा पक्ष जो अखिलेश यादव यहां पर लेकर आ गए हैं। जरा बताइए कि सियासत कैसे अब इस मामले पर गरमा रही है? अब बिल्कुल देखिए, राजनीति लगातार इस पूरे मामले पे गरमा रही है, लगातार राजनीतिक बयानबाजी तो जारी ही है। साथ ही जो सन्यासी हैं, राजनेताओं और सन्यासियों के बीच इस पूरे मामले को लेकर जो सन्यासी हैं, जो साधु संत हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि विमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार जो है राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड देखने को लगता है। कई बार उनके जो बयान हैं, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे काशी में जो घटना, जो कॉरिडोर बना है वो मामला रहा, वो हर समय विपक्ष की लाइन लेते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके राजनीतिक, देखिए अजय, बयान कैसे रहे हों ये तो एक अलग मामला है, लेकिन राजनीति तो जरूर इस पर निश्चित तौर पर हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये मामला लगातार गरमाया हुआ है आशीष, दो तरफ, एक तो संतों की राय यहाँ पर है, दूसरा सियासी राय भी अब इस पर लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, माघ मेले की बात करते हैं। माघ मेले से निकला शंकराचार्य का जो मुद्दा है वो धार्मिक से ज्यादा अब राजनीतिक बनता जा रहा है। जैसे ताबिश हम बात भी कर रहे थे, अखिलेश यादव भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस यहां पर भेजा गया इस मामले में, उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाबी कार्रवाई की धमकी यहां पर दे दी है, और अब इस पूरे मामले में संत समाज भी कूद पड़ा है। कुछ शंकराचार्य ने यहां पर समर्थन किया है, तो कुछ उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। जरा देखिए आप कैसे यहां पर अलग अलग राय इस मामले पर नजर आ रही है। वैसे तो गंगा हरिद्वार से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़ा जो विवाद हुआ वो यहाँ हरिद्वार तक आ पहुंचा है। हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में धरना दिया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो शिखा का त्याग कर देंगे। आज हमने अपनी शिखा खोली है, अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराते तो हम शिखा यही प्रांगण में बैठ के माँ गंगा जी के चरणों में अपनी शिखा कटवा देंगे। जहाँ हमारी शिखा का यज्ञ पवित्र का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज्य में हमारे जनेऊ कटे थे, और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिखा पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब दे दिया है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकार दिया और कहा कि नोटिस मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और ये भी कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। इसके पहले मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा था कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि यदि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से
नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून गो को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके। इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव लगातार इस मामले में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई साधु सरकार के हिसाब से चलते हैं। याद कीजिए कि अखिलेश यादव पिछले दिनों बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे थे। और ये एक और मुद्दा अब यहाँ पर हो गया है जिसका जिक्र वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। अब वो इतने ही जोश के साथ शंकराचार्य को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह से सियासत भी इस मामले पर गरमा रही है। 2027 की चुनावी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अखिलेश यादव ने कम से कम 7 बार शंकराचार्य और मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठाया है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। अखिलेश ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक्स पर जो पोस्ट किया, आपको उसके बारे में बताते हैं। पहला पोस्ट, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दूसरा पोस्ट, जगत गुरु का है विश्व गुरु से भी ऊंचा स्थान, यह लोक का शासक भी जिनको करे प्रणाम। तीसरा पोस्ट, शासन बड़ा की साधना, इस पर छिड़ा विवाद, करें शंकराचार्य जब शासन से फरियाद। चौथा पोस्ट, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें, विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। पांचवा पोस्ट, माघ मेले में मानदेय न मिलने पर सफाई कर्मियों ने माघ मेले का काम ठप कर दिया है, सरकार कहां है। छठा पोस्ट, साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मेले की शोभा होती है। और सातवां पोस्ट, जीवंत काशी विरोध करेगा, न अधर्म न विध्वंस सहेगा, काशी के पापी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल अखिलेश शंकराचार्य का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा लगातार उठाया। इसके अलावा अखिलेश माघ मेले में केदारेश्वर मंदिर को प्रतिष्ठित करने की भी मांग कर चुके हैं। अब जो ये प्रशासन ने जो ये किया है, वो अखिलेश यादव के हाथ में कह लीजिए अच्छा सा मुद्दा पकड़ा दिया है, जिसको लेके वो आगे बढ़ा सके और बीजेपी पर सवाल कर सके। इसी को वो आगे बढ़ा के ब्राह्मण वोटों को अपने साथ करने की उसमें है कि समाजवादी भाजपा में ब्राह्मण समाज का वो सम्मान नहीं हो रहा है। ये बात वो अब लगातार तमाम घटनाओं को बताते हुए उसको चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक। जो भी हो, यूपी में 27 की जंग का बिगुल बज चुका है और माना जा रहा है कि अभी तो बस शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं और अब धीरेन्द्र शास्त्री के एक ऐसे बयान की बात करते हैं जिसको लेकर काफी बयानबाजी हो रही है। देखिए, जिस दिन तिरंगे पर चांद आया उस दिन न वर्मा बचेंगे न शर्मा बचेंगे, ये कल यूपी के बांदा में धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया था और अब इस पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संत जहां बागेश्वर के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश को लड़ाने में जुटे हैं। तो यूपी में इस वक्त कई जगहों पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और वहां से ऐसे बयान वो दे रहे हैं जो लगातार सुर्खियों में है। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। उत्तर प्रदेश बांदा में आयोजित हनुमंत कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही ये बातें कही, उसके बाद बयानों की बाढ़ आ गई। हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु आमने सामने आ गए। चांद की बात तो छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस दिन इनकी संख्या बस थोड़ी 10% और बढ़ जाएगी, उस दिन हिंदू नहीं सुरक्षित रहेगा। कल जब वो 30% 40% हो जाएंगे तो छीन करके आपसे लेंगे, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है।
हिंदू अपने हित की बात नहीं कर पा रहा है। वो मिसाल मशहूर है ना कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सुआया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। जब इन लोगों को यही पता नहीं कि झंडे को डिजाइन देने वाली भी एक मुस्लिम थी। कौन लाया तिरंगा उसमें? मुसलमान लाया ना। धीरेन्द्र शास्त्री के जिस बयान पर यह विवाद हो रहा है वो पूरा बयान भी आपको सुनाते हैं। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। इसलिए एक बात याद रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब कास्टवाद ही राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो देखिए, चांद के बहाने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए नजर आए। उधर AIMIM की पार्षद हैं सहर शेख, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया हरा रंगने वाला, जिसको लेकर बड़ा विवाद हो गया। आप देखिए, इस विवाद पर भी बहुत सियासत हो रही है। बिल्कुल, देखिए, विवादित बयान पर उन पर केस दर्ज हो सकता है। आज पुलिस उन पर केस दर्ज कर सकती है। तो हरे रंग को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था सहर शेख ने, जो विवाद अब उन पर होता जा रहा है और वो निशाने पर है। और अब माना जा रहा है कि एक्शन हो सकता है विवादित बयान पर, उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हो सकता है। और आज पुलिस जो है सहर शेख के खिलाफ FIR दर्ज कर। बिल्कुल, देखिए, युवा नेता हैं, 22 साल की सिर्फ हैं ये, और पार्षद जीती हैं मुंब्रा से, AIMIM से, लेकिन इनका एक बयान जिसको लेकर काफी यहाँ पर बयानबाजी हो रही है।